हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट के बारे में जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, मॉस, कई नामों से जाना जाता है। इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है, तो आप सभी फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। एक हमारा जो था इंट्रोडक्शन था, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन था, और बेंडिंग स्ट्रेस था, एसएफडी एंड बीएमडी था। ठीक है, इन 4 चैप्टर के बारे में जिसमें हमने डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट जो आगे के चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इस सब्जेक्ट को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी ने उस लेक्चर को देख लिया होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, आज का जो सबसे पहला चैप्टर आएगा वो आएगा शियर स्ट्रेस इन द बीम। ठीक, कौन सा चैप्टर है? शियर स्ट्रेसेस इन द बीम। ठीक है, बीम में कर्तन प्रतिबल। क्या? बीम में कर्तन प्रतिबल। तो हमने जो इसके पहले का जो चैप्टर देखा था बेंडिंग स्ट्रेस, उसमें क्या हमने देखा कि जब भी कोई बीम थी, बीम पे हम वर्टिकल लोड जब लगा रहे थे, बीम थी, बीम पे वर्टिकल लोड जब लगा रहे थे, ठीक है, तो इसमें केवल क्या हो रहा था, केवल बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। हमने इसमें जो डेवलप हो रहा था शियर स्ट्रेस, उसको 0 मान लिया था। मतलब कि वहां पे हमने क्या किया था, शियर फोर्स को 0 मान लिया था और बेंडिंग मोमेंट हमारा कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता था। तो वहां पे प्योर बेंडिंग की हम बात कर रहे थे। ठीक, लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब भी कोई बीम पे वर्टिकल लोड या फिर ट्रांसवर्स लोड जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगता है, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड लगता है, उससे क्या होता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों हमारा एग्जिस्ट करता है। मतलब कि दोनों उस पर कुछ ना कुछ उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। लेकिन वहां पे हमने क्या किया था, शियर फोर्स को 0 मान लिया था और बेंडिंग मोमेंट का केवल हमने वहां पे पढ़ा हुआ था, जहां से हमने बेंडिंग इक्वेशन फाइंड आउट किया था, जो कि हमारा था क्या, बेंडिंग इक्वेशन फाइंड आउट किया था, जो कि हमारा आया था M/I = F/, या फिर सिग्मा Y/Y = E/R। ठीक है, ये हमने बेंडिंग इक्वेशन फाइंड आउट किया था और पढ़ा था इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे हमने किसके बारे में पढ़ा, वहां पे हमने बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, जहां पे केवल बेंडिंग मोमेंट आया था। लेकिन वास्तव में जो कि ऐसा नहीं होता कि केवल बेंडिंग मोमेंट, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस ही डेवलप हो अगर उस पर कोई वर्टिकल लोड लग रहा है। इसलिए क्या करते हैं, हम शियर स्ट्रेस आगे पढ़ते हैं, जिसमें हम बेंडिंग मोमेंट और शियर स्ट्रेस दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे शियर स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसमें शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई भी बीम हो गया, किसी भी सेक्शन का होगा, चाहे वो रेक्टेंगुलर सेक्शन का हो, ट्रायंगुलर सेक्शन का हो, और या फिर सर्कुलर सेक्शन का हो, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, कोई भी सेक्शन हो, उस पर शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस क्या होता है? ठीक है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर फोर्स के कारण, मतलब कि कर्तन प्रतिबल। शियर स्ट्रेस मींस कर्तन प्रतिबल और शियर फोर्स मींस कर्तन बल। तो कर्तन बल, किसी मेंबर पर कर्तन बल जब हम लगाते हैं तो उस कर्तन बल के कारण जो स्ट्रेस उस मेंबर में डेवलप होता है उसी को हम शियर स्ट्रेस बोल देते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुका है। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब भी हम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, डायरेक्टली फार्मूला। ये फार्मूला कैसे डेराइव होके आता है, इसके लिए आपको कंप्लीट लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम फार्मूला लिखते हैं शियर स्ट्रेस। सबसे पहले देखते हैं शियर स्ट्रेस किससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, शियर स्ट्रेस को जनरली हम टाउ या फिर क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे? टाउ या क्यू से प्रदर्शित करते हैं शियर स्ट्रेस को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, FA/I/B। ठीक है, ये हमारे पास शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ठीक है, ये F क्या होता है, Y बार क्या होता है, ठीक है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है, एक बीम मान लेते हैं, ये हमारे पास बीम है, ठीक है, इसके कुछ डेप्थ होगी, मान लेते हैं D डेप्थ का है ये, और इसके कुछ विड्थ होगी, स्मॉल b मान लेते हैं, इसके कुछ विड्थ है,
ठीक है। और यहाँ पे एक हमने पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं ये हम इस सेक्शन में क्या कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी इस बीम की न्यूट्रल एक्सिस होगी, क्या, न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुका है कि मतलब कि वो ऐसा फाइबर, किसी बीम में जब हम वर्टिकल फोर्स लगाते हैं तो उस बीम का एक ऐसा फाइबर जहाँ पे ना तो मतलब कि जहाँ पे हमारा कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, मतलब कि जब ये बेंड होगी तो इसमें कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा हमारा, ये ना तो फैलेगी और ना ही सिकुड़ेगी, ठीक है। तो हमारे न्यूट्रल फाइबर होता है, ये हमारे न्यूट्रल एक्सिस हो गए। अब ध्यान दीजिए फोर्स क्या हो गया, अब इस पे हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये हमारी फोर्स लग गई F, इसी को हम बोल देते हैं F क्या हो गई, फोर्स हो गई। A मीन्स इस जो सेक्शन है, ठीक है, ये जो सेक्शन हमारे पास होता है, जो बीम का क्रॉस सेक्शन होता है, उस क्रॉस सेक्शन का एरिया, ठीक है। F क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड। A क्या हो गया, एरिया ऑफ द सेक्शन। वाई बार क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, वाई बार क्या होता है, ये न्यूट्रल फाइबर की न्यूट्रल फाइबर से ये जो स्ट्रिप हमने कट की है, इस स्ट्रिप तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम, वाई। इस स्ट्रिप को हम वाई बोल देते हैं। और न्यूट्रल फाइबर से इस स्ट्रिप के सीजी तक की दूरी, न्यूट्रल फाइबर से इस स्ट्रिप के सीजी तक की दूरी, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं इसका सीजी काम कर रहा है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, वाई बार बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वाई बार होता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ द स्ट्रिप एंड न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, वाई बार होता है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन। बी क्या होता है, विड्थ ऑफ द सेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास इतने चीजें होती हैं। एफ क्या होगा, अप्लाइड फोर्स। ए क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्शन। वाई बार क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से सीजी ऑफ द स्ट्रिप तक की दूरी, हमारे वाई बार हो गया। आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन। बी क्या होगा, विड्थ ऑफ द सेक्शन। ये हमारे पास क्या होता है, शियर फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सॉरी शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है। यहाँ से आप सभी को एक चीज और देखने को मिल रहा होगा, क्या, कि जो टाउ या फिर क्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। इसको हम स्मॉल बी लिखते हैं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। मतलब कि जहां पे बी की वैल्यू कम होगी, मतलब कि जहां पे विड्थ कम होगी वहां पे शियर स्ट्रेस ज्यादा होगा, और जहां पे विड्थ ज्यादा होगा वहां पे शियर स्ट्रेस कम होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। ये चीज जब डायरेक्टली आप सभी को शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाने को आता है तो वहां पे ये काम आता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस ये हमने पढ़ लिया कि शियर स्ट्रेस आता कैसे है, क्या चीज होती है, ठीक है। अब डिफरेंट सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें देखना होता है, जो कि आप सभी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए कितना होगा, ठीक है। देखिए शियर स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन किसके लिए, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम हेडिंग क्या बनाते हैं, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्शन, किसमें, डिफरेंट सेक्शन, विभिन्न प्रकार के खंडों में, ठीक, क्या, विभिन्न प्रकार के काट खंडों में शियर मतलब कर्तन प्रतिबल का वितरण, डिफरेंट सेक्शंस।
डिफरेंट सेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? रेक्टेंगुलर सेक्शन हो सकता है, सर्कुलर सेक्शन हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, स्क्वायर सेक्शन हो सकता है हमारे पास, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हो सकता है, आई सेक्शन हो सकता है, कोई भी सेक्शन हो सकता है। क्योंकि बीम जो हमारी पास होती है उसका आप क्रॉस सेक्शन जब देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन आपको कई तरह से मिल सकता है, ठीक है, और ट्रायंगुलर सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कई प्रकार के सेक्शन होते हैं, तो सबके लिए हम देखते हैं, मतलब कि कुछ के लिए देख लेते हैं जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसके लिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हमको देखने को मिलता है और उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। किसका? क्या? रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब देखिए ये कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लिया जिसकी डेप्थ क्या हो गई? डी। जिसकी डेप्थ क्या हो गई? डी, और जिसकी विड्थ हमने मान लिया क्या? बी। क्या? जिसकी विड्थ हमने बी मान लिया। ये डेप्थ हमारे पास टोटल स्मॉल डी अगर है और ये विड्थ को हमने स्मॉल बी मान लिया, ठीक है, क्या? स्मॉल बी हमने विड्थ मान ली। और तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगी? न्यूट्रल एक्सिस इसका सेंटर पे हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये हो जाएगा d/2 और ये हो जाएगा d/2, सॉरी, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास? ये d/2 इसके न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का होगा, d/2 न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का होगा। अब क्या किया हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप कट कर ली। अगर ये हमारे पास सेक्शन जो है ए बी सी डी है और हमने क्या किया यहाँ पे एक इसको स्ट्रिप कट कर ली, ठीक है, इस स्ट्रिप को हमने क्या क्या कट कर लिया। अब यहाँ से इस CG तक के, इसके CG तक की डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास? y बार। न्यूट्रल एक्सिस से CG ऑफ द सेक्शन, जो सेक्शन हम कट कर रहे हैं उसकी दूरी, ठीक, न्यूट्रल फाइबर से CG ऑफ द सेक्शन तक की दूरी, तो कितना? y बार हमारे पास होता है। ये क्या होगा? y बार, ठीक है, ये क्या होगा? y बार। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y हमारे पास होती है, ठीक है। इसको भी हम लिख दे रहे हैं, ये दूरी क्या होगी? ये दूरी हो जाएगी y, ठीक है। तो ये इतनी चीजें इसमें हमने आपको शो कर दी हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्या किया हमने इसमें आपको शो करके दिखा दिया। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला निकल के क्या आता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला निकल के डायरेक्ट हम फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। क्या? डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला बताते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन करने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और टाइम हमारे पास इतना है नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है? टाउ और Q इज इक्वल टू क्या? टाउ से हम प्रदर्शित करते हैं शियर स्ट्रेस को। तो शियर स्ट्रेस कितना निकल के आता है? F/2I d²/4 प्लस y²। ये क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला निकल के आता है, सॉरी ये नेगेटिव रहेगा, ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब यहाँ से आप y को y बार में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? क्या? y बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको अगर कोई डिस्टेंस मान लेंगे तो y प्लस ये डिस्टेंस स्मॉल a अगर मान लेते हैं तो y प्लस a हो जाएगा, ठीक है। और या फिर y बराबर निकालेंगे तो y बार माइनस a हो जाएगा। तो y बार के टर्म में हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और a का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी जो भी डिस्टेंस होगी, अगर d ये डिस्टेंस मान लेते हैं dx है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस dx है तो इसकी CG कितनी पे जाएगी? dx/2 पे इसकी CG हो जाएगी। तो ये dx/2 हमको चूंकि इस स्ट्रिप की विड्थ पता है और इसकी डेप्थ हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो वहां से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास होता है। अगर हमको Q मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम कितना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो जाएगा? शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा? इसके सेंटर पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। मतलब कि y की वैल्यू को अगर हम 0 कर देते हैं तो इस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमको निकल के आ जाएगा, ठीक है। फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस
y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे पास टाउ बराबर क्या निकल के आएगा, एफ डी स्क्वायर बाई 8i। क्या 8i, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सेक्शन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सेक्शन, एफ डी स्क्वायर अपॉन में 8i, ये हमारे पास क्या होता है, निकल आता है मैक्सिमम, टाउ मैक्स, टाउ मैक्स लिखते हैं इसको। ठीक है, टाउ मैक्सिमम। अब अगर हमको देखिए टाउ मैक्सिमम हमारे पास हो गया और टाउ आ गया, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये टाउ मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो टाउ मैक्सिमम, टाउ एवरेज के अगर टर्म में लिखना चाहे, ठीक है, क्या टाउ एवरेज के अगर टर्म में लिखना चाहे तो Q इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर टाउ मैक्स इज इक्वल टू 1.5 टाउ एवरेज, या फिर इसको इसी को Q मैक्स इज इक्वल टू Q 1.5 टाइम्स ऑफ Q एवरेज लिखते थे। ठीक है, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसका ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, जब भी आपसे एग्जाम्स में आता है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आप देना होगा एग्जामिनर को, तो वो क्या करेगा, आपको दे देगा कि टाउ एवरेज की वैल्यू इतनी है। ठीक है, क्या करेगा, टाउ एवरेज की वैल्यू देगा आपको, जैसे टाउ एवरेज इज इक्वल टू दे दिया 4। ठीक है, टाउ एवरेज बराबर आपको 4 दे देगा, और इसकी डेप्थ दे देगा डी बराबर, नहीं सॉरी, हाँ, डी बराबर आपको दे देगा 250 mm। ठीक है, क्या करेगा, 250 mm दे देगा, और बी बराबर दे देगा आप सभी को 150 mm। ठीक है, 150 mm, और आपसे पूछ रहेगा कि फोर्स फाइंड आउट कीजिए, क्या फोर्स आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहां से क्या करेंगे आप, टाउ एवरेज से क्या करेंगे, टाउ मैक्सिमम, इसमें क्या करेंगे, अब यहां से क्या करेंगे आप, टाउ मैक्सिमम क्या करेंगे, तो 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज होता है, तो 1.5 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो 6 निकल के आ जाएगी। जब टाउ मैक्सिमम की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी, अब क्या करेंगे, इसी को हम इस फॉर्मूले में एक चीज यहाँ पे और यूज करके देखा कि फॉर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है, हिंदी में लिखिएगा कि अधिकतम कर्तन प्रतिबल के लिए ये वैल्यू आपसे को दिया रहेगा। ठीक, तो वहां से क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में रखेंगे, डी हमारे पास पता ही है, बी पता, तो डी बी से क्या करेंगे हम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालेंगे। आई जब निकालेंगे तो आई की वैल्यू हमको पता है, डी की वैल्यू पता है, टाउ मैक्स की वैल्यू पता है, केवल एफ बच रहा है। ठीक है, तो एफ की वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेटर हमारे पास होता ही है, तो हम कैलकुलेटर आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से आपसे के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन कौन सा आता है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आता है सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन के लिए कितना होता है, टाउ की वैल्यू या फिर क्यू की वैल्यू देखते हैं, आपको ये आपको समझ आया होगा। अब इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा वो भी एक बार बना के देख लेते हैं। सॉरी, इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ मैक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये हमारे पास निकल के आता है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। ठीक, किसके लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। ये कभी कभी आप सभी के लिए बनाने के लिए आ सकता है। ठीक है, और टाउ एवरेज कहाँ पे होगा, ठीक है, टाउ एवरेज हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे, टाउ एवरेज। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, तो ये अब बात करते हैं हम सर्कुलर सेक्शन के लिए। किसके लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए। किसके लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होता है, फॉर सर्कुलर सेक्शन, तो यहां से क्यू और या फिर टाउ और क्या हमारे पास निकल के आता है, एफ अपॉन आई बी इंटू, ठीक है, एफ अपॉन आई बी इंटू ए वाई बार। ठीक है, ये हमारे पास क्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है,
किसके सर्कुलर सेक्शन के, ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है FA//IB, लेकिन हमको क्या करना है सर्कुलर सेक्शन के निकालना है। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 सर्कुलर सेक्शन के लिए क्यू क्या हो जाएगा 4/3 F/πr टू द पावर 4 F/πr टू द पावर 4 आर क्या होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू r² - y²। ये सर्कुलर सेक्शन के लिए होता है, ठीक है। अब आपको पैराबोलिक ही क्यों दिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको r की जो वैल्यू है, ठीक है, ये कैसे दिख रहे हैं r टू द पावर 2 के बारे में, मतलब r² के टर्म में दिख रहे हैं, मतलब कि पैराबोला हमको बनेगा यहाँ पे। और वहाँ भी हमने देखा था, ठीक है, FD², ठीक है, तो वहाँ भी हमको स्क्वायर के टर्म में दिख रहा था, इसलिए पैराबोला बना था, ठीक है। तो जो हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोलिक हमेशा बनता है, ठीक है, लीनियर नहीं बनता है। तो ये हो गया किसके सर्कुलर सेक्शन के लिए टाउ की वैल्यू, ठीक है। और अगर टाउ मैक्स की बात करते हैं तो टाउ मैक्स के केस में क्या हो जाएगा y फिर से 0 कर देंगे। तो y जब 0 करेंगे, जब y 0 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से y 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये r² यहाँ पे आ जाएगा, तो 4/3 F/πr²। ये हमारे पास क्या होता है टाउ मैक्स की वैल्यू निकल के आती है, क्या 4/3 F/πr²। ये हमारे पास क्या होता है निकल के आता है टाउ मैक्स की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो F/πr² होता है ये टाउ एवरेज की वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ से क्यू एवरेज जो होता है ये फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो F/πr², ठीक है, F/πr²। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्यू मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ से, ठीक है, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज या फिर क्यू एवरेज, ठीक है। जब क्यू लिख रहे हैं तो क्यू ही लिखते हैं, क्यू एवरेज, या फिर इसी को अगर दशमलव में लिखते हैं तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.33 क्यू एवरेज। ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। ये किसके केस में निकल के आता है, ये सर्कुलर सेक्शन के केस में निकल के आता है, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे पास आई सेक्शन का भी आता है, ठीक है। आई सेक्शन का क्या होता है देख लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हैं, अगर रिवीजन कर रहे हैं तो ठीक है, फिर जैसा आप सही समझे, ठीक है। अगर नोट करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक आई सेक्शन, सिमेट्रिक आई सेक्शन, ठीक है। क्या सिमेट्रिक आई सेक्शन मतलब कि जिसकी क्या अपर फ्लैंज और लोअर फ्लैंज दोनों बराबर होती है, वो सिमेट्रिक आई सेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक आई सेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन आपको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाना है। अगर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो बनाना है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्या होता है टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे क्या विड्थ ज़्यादा है तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ऐसे कुछ होगा। यहाँ पे विड्थ कम है मतलब कि यहाँ तक, ठीक है, फिर कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इसका बनता है, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा, कितना होगा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, ठीक है। अगर उसकी बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, देखिए यहाँ से जो Q है वो हमारे पास क्या निकल के आता है, Q निकल के आता है F/2I, यहाँ से Q या फिर टाउ, F/2I, ठीक है। क्या F/2I इंटू
डी स्क्वायर बाई 8 माइनस वाई स्क्वायर, क्या डी स्क्वायर बाई 4, सॉरी डी स्क्वायर बाई 4 और माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डी क्या है यहाँ पे, टोटल डेप्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डेप्थ होती है ये डी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ को क्या बोलेंगे, स्मॉल डी। और वाई क्या होती है, यहाँ से, ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम इस फाइबर को ले रहे हैं, तो यहाँ से ये दूरी क्या हो गई हमारी, वाई हो गई। ठीक है, और एफ और आई आप जानते हैं, इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप सभी का फॉर्मूला, किसके लिए, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में आप सभी को इतना ही पढ़ना है। ये क्या होगा, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, जब भी हम क्या करेंगे फ्लैंज में सेक्शन काटेंगे तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। जब क्या करेंगे हम वेब में, ठीक है, जब क्या करेंगे हम वेब में सेक्शन काटेंगे तो उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं, क्यू या फिर टाउ जो भी लिखना चाहे आप। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई आई इंटू टी। अब टी क्या हो गया, थिकनेस। ठीक है, ये क्या हो गई, थिकनेस, थिकनेस ऑफ द वेब या फिर थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, ये हमारी क्या होती है, थिकनेस इंटू, ठीक है, एफ बाई आई इंटू टी इंटू बी बाई 8, बी बाई 8, ये टोटल बी सॉरी बी बाई 8 डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर और प्लस टी बाई 2। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, इसलिए आने के चांसेस कम होते हैं। डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है जब भी हमको वेब के लिए। ये हो गया फ्लैंज के लिए, जब हमने सेक्शन फ्लैंज में कट किया, और ये हो गया वेब के लिए। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये रहा आप सभी का शियर स्ट्रेस इन बीम। ठीक है, शियर स्ट्रेस इन बीम, ये चैप्टर आपका ही है। इस चैप्टर में आप सभी को और कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फिर चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जो कि हमारा क्या, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। क्या, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अब अगर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसमें। ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आगे अगर आप सही तैयारी करने जाएंगे तो वहाँ पे इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर आप सभी को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट चैप्टर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाल एवं विक्षेप। क्या, ढलान एवं विक्षेप। अब स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर स्लोप एवं डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ये क्या होता है। ठीक है, धरन की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक, कोई बीम है, बीम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होती है, ये कोई बीम हो गई, बीम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी हो गई, ये होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक, अब इस पे कोई लोड लग रहा है P, ठीक है, या फिर F कोई फोर्स मान लेते हैं, F कोई फोर्स लग रहा है। ठीक, अब जब इस पे F फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये बेंड होगा। क्या होगा, ये बेंड होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसकी, डिफ्लेक्शन की। तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है कि बीम की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है उस पर किसी, ठीक है, स्थित किसी बिंदु, इस पे मान लेते हैं कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु, कोई पॉइंट है, यहाँ पे इसको P1 अगर नाम देते हैं। ठीक है, P1, कोई पॉइंट P1 है। ठीक है, और धरन पर भार लगने के पूर्व, ठीक है, भार लगने के पूर्व पश्चात अब कोई पॉइंट है, इस पे जब लोड नहीं लगा था तो ये पॉइंट P1 था, लेकिन जब लोड लग गया तो ये क्या होगा, इस तरीके से कुछ बेंड कर गया मान लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, इस तरीके से कुछ बेंड कर गया, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, P2 मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट P1 से क्या होगा, P2 पे हमारा चलाया। तो इसके बीच जो ये ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, डिफ्लेक्शन बोल देते हैं। क्या, किसी बीम पर, ठीक है, किसी बीम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर
कोई बिंदु स्थित कोई बिंदु या फिर किसी बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर किसी बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु की लोड लगने के पूर्व तथा लोड लगने के पश्चात की जो स्थिति होती है उसके बीच ऊर्ध्वाधर जो दूरी होती है उसी को बोल देते हैं हम डिफ्लेक्शन। क्या? उसी को डिफ्लेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर डिफ्लेक्शन ये हो गया डिफ्लेक्शन। और अगर स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप क्या होगा? लोडेड बीम है, ठीक है, ये क्या है? हमारी लोडेड बीम है। किसी लोडेड बीम की डिफ्लेक्टेड फॉर्म में, ठीक है, बने वक्र, ठीक है, अब क्या होगा? ये कर्व बन रहा है। इस कर्व की इसके हॉरिजॉन्टल से जो डिस्टेंस बनता, जो एंगल बनता है, ठीक है, कर्व पर एक टेंजेंट खींचेंगे, वो टेंजेंट की जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनती है इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये टेंजेंट यहाँ भी हो सकता है, टेंजेंट यहाँ भी हो सकता है, ठीक, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा? ये टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू मतलब स्लोप 0 हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये रहा आप सभी का स्लोप एवं डिफ्लेक्शन। क्या हो गया? स्लोप क्या हो गया? किसी लोडेड बीम की स्थिति, मतलब लोडेड बीम की स्थिति में जो वक्र बन रहा है, जो हमारा कर्व बन रहा है, उसके किसी बिंदु पर टेंजेंट खींचने पर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है, जो टेंजेंट खींचने पर लोडेड बीम की किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचने पर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है उसे स्लोप कहते हैं। और किसी बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु की लोड लगने से पहले और लोड लगने के बाद की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है उसी को डिफ्लेक्शन बोल देते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ इसमें पॉइंट की। डिफ्लेक्शन और स्लोप हम ज्ञात कैसे करते हैं? ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हमारे पास होते हैं जिससे हम क्या करते हैं? स्लोप एवं डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे क्या करते हैं? हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो जनरली 3 मेथड होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो 2 मेथड है। कौन कौन से मेथड? ठीक है, नाम हम तीनों के बता दे रहे हैं। कौन कौन से होता है? एक बेंडिंग मोमेंट एरिया मेथड, बेंडिंग मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, क्या? बेंडिंग मोमेंट एरिया मेथड। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन मेथड। कौन सा? डबल इंटीग्रेशन मेथड। और थर्ड जो था मैकाले मेथड, मैकाले मेथड। ठीक है, अब अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे इजी जो हो जाता है वो डबल इंटीग्रेशन मेथड हो जाता है। डबल इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? आप लोगों ने इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बस केवल क्या करना है? आपको एक इक्वेशन दे रहेगी, ठीक है, दिया रहेगा, उस इक्वेशन को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। एक बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? जब एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से आपको स्लोप की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, स्लोप की वैल्यू निकल के आएगी। जब उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकल के आएगी। स्लोप को थीटा या dy/dx से लिखते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा स्लोप। तो जब पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो dy/dx हमारा निकल के आएगा, जो हमारा स्लोप की वैल्यू देगा। दोबारा जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा यही dy/dx को जब एक बार इंटीग्रेट करेंगे, dy/dx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? y निकल के आएगा। ठीक है, तो दोबारा ये जो y निकल के आता है इसी को ये हमारा डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड हो जाता है हमारे हिसाब से। ठीक, अब किसी को और कोई मेथड अगर ईजी लगता हो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे हिसाब से जो है वो ईजीएस्ट मेथड है। कौन सा? डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, और यही अक्सर एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हाउ टू फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को, ठीक। तो ये होगा आपकी, ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब कुछ क्या होता है, स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कुछ जैसे क्या होगा लिस्ट ऑफ फार्मूला, कैसे जैसे क्या होगा, कुछ हमारे पास पार्टिकुलर बीम होती है, हमने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ बीम में, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूस बीम, इन सब के लिए क्या होता है कि हमारे पास फार्मूला दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला, ये डेरिवेशन भी इसका फार्मूला कैसे निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन आपको अभी नहीं करना है, ठीक है, डेरिवेशन एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली फार्मूले से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से फार्मूले होते हैं, ठीक है, उन फार्मूले के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। एक चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे चार्ट के थ्रू आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ फार्मूला, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, ठीक है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, ठीक। तो एक तरफ लिखेंगे आप बीम एंड लोड, ठीक है, बीम एंड लोड, दूसरी तरफ आप लिखेंगे स्लोप, और यहाँ पे आप लिखेंगे स्लोप, और यहाँ पे लिखेंगे डिफ्लेक्शन, ठीक, ये हो गया बीम, ठीक है। सबसे पहला कौन से बीम की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है, कैंटिलीवर बीम के एक से क्या होगा कंसंट्रेटेड लोड, कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम कौन सा होता है, एक तरफ हैंग करता हुआ होता है, वो हमारा कैंटिलीवर बीम कराता है, मतलब कि एक तरफ हैंग होता है, दूसरी तरफ क्या होता है फिक्स होता है, वो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है। मतलब कि अगर शेप बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से हमारी बीम होगी, और यहाँ पे क्या होगा लोड लगेगा, तो ये कुछ क्या होगा इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके की कोई बीम हमारे पास है, मतलब कि कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम विद लोड ऑन फ्री एंड, ठीक है। फ्री एंड पे क्या हो रहा है, कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे हमारा लोड लग रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे अगर स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप तो कुछ दूरी पर क्या होगा, जैसे क्या होगा यहाँ पे हमने इसको जकड़ कर पकड़ रखा है, तो इसको जब मोड़ेंगे तो इतनी दूरी क्या होगा, थोड़ी दूर क्या होगा, जितना दूरी जकड़ा रहेगा उतनी दूर पर कुछ थोड़ा सा भी मोड़ेगा नहीं है, लेकिन यहाँ से क्या होगा कुछ बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ अगर इस पॉइंट को ए मान लेते हैं तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इस पॉइंट इसको अगर बी मान लेते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैप क्या होना चाहिए रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा ए, ठीक है, स्लोप मतलब थीटा ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, थीटा ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और थीटा बी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो और थीटा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, WL स्क्वायर बाई 2EI, WL स्क्वायर बाई 2EI, ठीक है। W क्या होगा, ये लोड हो जाएगा, और L क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द बीम हो जाएगी, 2E क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, ठीक, क्रॉस सेक्शन। ये होगा हमारे पास कौन सा, कैंटिलीवर बीम विथ लोडेड ऑन द फ्री एंड, ठीक। और इसके केस में क्या हो जाएगा, अगर डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, WL क्यूब डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा पॉइंट ए पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पॉइंट बी पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन हमारा YB, WL क्यूब बाई 3EI, ठीक। ध्यान दीजिएगा हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एक पर्टिकुलर बीम के बारे में और उसी पे लोड की जो लग रहा है उसके बारे में बात करना, मतलब कि कोई ये बीम है, इसी बीम का हमको स्लोप भी ज्ञात करना है, इसी बीम का डिफ्लेक्शन भी ज्ञात करना है, तो उसके केस में क्या होगा, अगर स्लोप का वैल्यू घात 2 है, मतलब कि रेज़ टू पावर 2 है, तो डिफ्लेक्शन 1 घात ज्यादा होगी हमेशा, और अगर डिफ्लेक्शन 1 घात ज्यादा तो ये 1 घात कम होगी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अभी नेक्स्ट अगर बात करते हैं, किसी केस में यूडीएल लोड लग रहा है, ठीक है, कौन से बीम पे, कैंटिलीवर बीम पे क्या कर रहा है, हमारा यूडीएल लोड लग रहा है,
कैंटिलीवर विथ UDL, ठीक है। क्या कैंटिलीवर विथ UDL, इसको भी बना लेते हैं। फिर वही ए पे 0, स्लोप की वैल्यू ए पे क्या हो जाएगी 0, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल जो W होगी, लेंथ L है मान लेते हैं, जो यहाँ पे कैपिटल W हो जाएगा ये क्या हो जाएगा W इंटू L, ठीक है। लोड पर यूनिट एरिया स्मॉल w है, ठीक है, लोड पर यूनिट एरिया स्मॉल w है, लेकिन कैपिटल W क्या हो जाएगा W इंटू टोटल वेट कहाँ पे हमारा लोड करता हुआ जाएगा इसके सेंटर पे, तो W इंटू L ही हमारा टोटल वेट हो जाएगा। और टोटल वेट के टर्म में इसको हम लिखेंगे, आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन टोटल वेट के टर्म में लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा कैंटिलीवर विथ UDL के बारे में अगर बात करते हैं तो ए पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर बी पे बात करते हैं, ठीक है, किस पे बी पॉइंट पे बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा बी, सॉरी स्मॉल w, मतलब कि पर यूनिट लेंथ पर लोड कितना आएगा उसकी बात करते हैं, लेकिन कैपिटल की बात करते हैं तो WL स्क्वायर, सॉरी बाई 6EI, ठीक है। क्या WL स्क्वायर बाई 6EI ये हमारे पास होता है, ठीक है, फ्री एंड पर, ठीक है, फ्री एंड पर, फिर पॉइंट बी पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन की बात करें, अब यहाँ पे देखिए पावर क्या है इसकी 2 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू जो है यहाँ पे 6 है, ये यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जैसे 3 देखने को मिलता है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये चेंज हमारा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो YB क्या हो जाएगा इसके केस में WL³ बाई 8EI, ठीक है। अब आप इसको ऐसे मत ट्रिक लगा दीजिए कि इसके केस में 1 बढ़ रहा है, इसके केस में 2 न्यूमेरिक वैल्यू बने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जब आप डिराइव करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कैसे आ रही है निकल के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट किसके केस में बात करते हैं, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड लग रहा है, क्या SSP विथ पॉइंट लोड, यहाँ पे देखते हैं पॉइंट लोड, ठीक है। SSP मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड, ठीक है। अब बनाते हैं यहाँ पे फिगर, अब ये कैसे बेंड होगी, ये कुछ इस तरीके से बेंड होगी, ठीक है। तो ये कुछ क्या होगी इस तरीके से बेंड होगी, तो यहाँ पे ए पे भी हमारा देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉरी ए और बी दोनों पे क्या होगा हमारा स्लोप, दोनों पे स्लोप क्या होगा हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी पे स्लोप हमारा 0 देखने को मिलेगा, लेकिन जब मैक्सिमम स्लोप हमारा देखने को मिलेगा ये सेंटर, मतलब कि इसको पॉइंट अगर सी मान लेते हैं तो ये पॉइंट सी पे हमें देखने को मिलेगा मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू देखने को मिलेगी, हमें पॉइंट सी पर देखने को मिलेगी, ठीक है। ए और बी पे क्या होगा ये हमारा, सॉरी माय बैड, ठीक है, स्लोप की वैल्यू सी पे हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर सी पे पॉइंट सेंटर पे सी मान लेते हैं जहाँ पे लोड लग रहा है तो वहाँ पे स्लोप हमारा 0 देखने को मिलेगा, चूंकि क्या होगा ये कुछ क्या होगा इस तरीके से बन कर, और इसका सेंटर ये माने तो ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा 0 एंगल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्लोप हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ये मैक्सिमम स्लोप हमको देखने को यहाँ पे, और सेम यहाँ पे भी हमको मैक्सिमम स्लोप देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको देखते हैं, ठीक है। तो थीटा ए बराबर थीटा बी बराबर थीटा मैक्स, जिसकी वैल्यू थीटा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास WL स्क्वायर बाई 16 EI, कितना 16 EI, ये हमारे पास क्या होता है थीटा मैक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, किसके केस में SSB विथ पॉइंट लोड। और अगर बात करते हैं किसकी स्लोप डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, किसकी डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन कहाँ पे मैक्सिमम आएगा, अब डिफ्लेक्शन पॉइंट सी पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है। कहाँ पे पॉइंट सी पे डिफ्लेक्शन हमारा
मैक्सिमम आएगा। तो वाई सी यहाँ पे हमारा कहीं पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा। तो ये कितना होगा, एक पावर ज़्यादा होगी इससे, तो डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 ई आई, क्या 48 ई आई, ये हमारा कुछ निकल के आता है किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड। और अगर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ क्या हो जाएगा, यूडीएल लोड हो जाएगा, तो उसके लिए फिर चेंज हो जाएगा फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल। ठीक, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर डब्ल्यू बराबर का डब्ल्यू एल हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा, लेंथ जो भी होगी इसकी। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, थीटा ए और बी फिर से मैक्सिमम होगा, मतलब कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो फिर से ए और बी पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो थीटा ए बराबर थीटा बी बराबर थीटा मैक्स बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24 ई आई, क्या 24 ई आई, ये हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला निकल के आता है स्लोप का। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं किसकी, डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन बराबर कितना निकल के हमारे पास आता है, वाई यहाँ पे क्या होगा, सी पे मैक्सिमम होगा, ये पॉइंट अगर सी मान लेते हैं तो सी पे मैक्सिमम होगा, तो एक पावर जाता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ये जो मेरे को ये 5/384 इंटू ई आई, ये निकल के हमारे पास आता है। तो इस चार्ट को आप बना लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इस चार्ट से आपसे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चार्ट से आपसे के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस चार्ट का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो आप कहीं से भी याद कर लीजिए, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्लोप और डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, 2 चैप्टर आपके हो गए खत्म। नेक्स्ट चैप्टर आपसे का कौन सा आता है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्लोप एवं डिफ्लेक्शन के बाद, ठीक, अब इस पे क्वेश्चन आता है, आपसे को क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप नहीं लगाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन की एक या 2 लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ। बाकी अगर आप सभी को कोई डाउट होता है तो आपको हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है 7080230152, इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे क्या अगर कोई क्वेश्चन होता है आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, आपको जितना जल्दी हो सकेगा हम उसका सोल्यूशन आपसे को देने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर अभी तक आपसे नोट्स डाउनलोड नहीं किया है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, हाइड्रोलिक का अपलोड कर दिया गया है और आज आप सभी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा होता है कॉलम एंड स्ट्रट। क्या, कॉलम एंड स्ट्रट। अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि कोई भी आने वाली वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकें। अब बात करते हैं कॉलम एंड स्ट्रट। क्या, कॉलम एंड स्ट्रट, हिंदी में भी यही बोलते हो, हिंदी में कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, स्ट्रट का को पता नहीं क्या बोलते हैं, स्ट्रट ही जानते हैं। ठीक है, तो कॉलम एंड स्ट्रट, कॉलम क्या होता है, ठीक है, जो कॉलम होता है वो हमारा एक वर्टिकल मेंबर ही होता है। ठीक है, क्या होता है, वो वर्टिकल मेंबर ही रहेगा, लेकिन जो स्ट्रट होगा वो हमारा वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कॉलम क्या हो गया, आपने जब देखा होगा क्या बोलते हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, वहां पे आपने ट्रस देखा होगा। ठीक है, ट्रस देखा होगा, ट्रस में क्या होता है, कुछ मेंबर आपसे को वर्टिकल देखने को मिलेंगे, कुछ मेंबर इंक्लाइन देखने को मिलेंगे, कुछ मेंबर आपसे को कैसे देखने को मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेंगे। तो ठीक है,
मक्खियाँ परेशान कर रही हैं, कैमरे में बार बार आ जा रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो वर्टिकल मेंबर वहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा वो आप सभी को कॉलम कहलाएगा, लेकिन जो आप सभी का जो स्ट्रेट होता है वो वर्टिकल भी हो सकता है और वो इंक्लाइन भी हो सकता है किसी भी एंगल पे, ठीक है, तो वो हमारा स्ट्रेट होता है, ठीक है। ये होगा दोनों में डिफरेंस, कॉलम क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस होगा। अब कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, कॉलम की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, कॉलम। अब देखिए कॉलम क्या होता है ये तो हमने देख लिया। अब कॉलम कितनी प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कॉलम फेल कैसे होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं फेलियर ऑफ द कॉलम, कॉलम फेल कैसे हो सकता है। देखिए कॉलम दो तरीके से फेल हो सकता है, एक तो फेलियर ऑफ कॉलम, एक तो बकल हो सकता है। क्या होगा, एक सेकंड, ठीक है। एक क्या है, एक तो कॉलम हो सकता है बकल, ठीक है, मतलब कि बकलिंग में फेल हो सकता है, और दूसरा क्रशिंग में फेल हो सकता है। अब कब बकलिंग में फेल होगा, कब क्रशिंग में फेल होगा, इसकी बात करते हैं। जब भी कॉलम की लेंथ जो है, ठीक है, कॉलम की लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी अगर कंपेयर करें उसके जो लेटरल डायमेंशंस है उससे, तो वो क्या होगा, बकल में फेल हो जाएगा। बकल में फेल होने का मतलब क्या है, ये मान लेते हैं कोई इतनी बड़ी कॉलम है, ठीक है, इस पे क्या हमने लोड लगाया, तो ये कॉलम क्या होगा, कुछ इस तरीके से बकल कर जाएगा, ठीक है, क्या होगा, इस तरीके से बकल कर जाएगा। ये हमारा बकलिंग ऑफ द कॉलम हो जाता है। लेकिन क्रशिंग क्या होता है, क्रशिंग मतलब कि कॉलम की जो लेंथ है वो कम है कंपेयर करते हैं अगर लेटरल डायमेंशन से, ठीक है, मतलब कि कॉलम कुछ हमारा इस तरीके से है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे आप नींबू क्या करते हैं, नींबू क्रश करते हैं, नींबू क्या करते हैं नींबू क्या करते हैं कि जो हमारे पास होता है नींबू को निचोड़ने वाला, उसमें क्या करते हैं, नींबू आप रखते हैं बीच में, उसका क्या करते हैं ऐसे दबाते हैं, तो वो क्या होगा, नींबू क्रश हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या है, ये क्या है, ये बकल हो सकता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, अगर कोई जैसे रिफिल होती है ना, रिफिल होती है जो इसमें स्याही भरा जाता है, उसका क्या करेंगे, वो क्रश नहीं होगा, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है। अगर उसके जो लेटरल डायमेंशन है उसके कंपेरिजन में बात करते हैं तो उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो वो कभी भी क्रश नहीं करेगा, वो बकल करेगा। लेकिन जो नींबू हमारा होता है, कटा नींबू क्या करते हैं, हम उसको निचोड़ते हैं तो क्या होगा, उसके जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, उसकी लेंथ अगर बात करते हैं, ठीक है, उसकी मोटाई थिकनेस की कंपेरिजन में बात करते हैं तो उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, वो क्रश कर जाता है, क्या होता है, क्रश कर जाता है, जिससे नींबू का जो रस होता है वो नीचे वाला पेन में आ जाता है, ठीक है, पैन में। तो ये होगा फेलियर ऑफ द कॉलम, मतलब कि एक बकलिंग में फेल हो सकता है, दूसरा क्रशिंग में फेल हो सकता है। अब देखिए अगर बकलिंग में फेल होने के तीन प्रकार, हमारा तीन कारण हो सकता है। सबसे पहले कॉलम अगर सीधा से पूरा सीधे से नहीं खड़ा, मतलब कि वो सीधा नहीं है, कॉलम क्या हमारा सीधा नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, बकल कर सकता है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, उस पर पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, एक्सियल लोड नहीं लग पा रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि अगर बात करते हैं इसेंट्रिसिटी के कारण, क्या होता है, इसेंट्रिसिटी के कारण क्या होता है उसमें, देखिए एक तो क्या हो गया कि ये सीधा पूरा नहीं है, कहीं पे थोड़ा सा मान लेते हैं ये कॉलम कुछ इस तरीके से लग गया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा बकल कर सकता है। होगा इस पर क्या हो रहा है, इसेंट्रिक लोड लग रहा है, ये एक्सियल ना लग करके, ये इसकी एक्सियल लोड क्या होती है, इसेंट्रिक लोड क्या होता है, मतलब कि जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है, जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके सेंटर से अगर कोई फोर्स लग रहा है तो एक्सियल लोड होता है। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थोड़ा सा इधर उधर कोई फोर्स, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, तो ये क्या इसेंट्रिक लोड कहलाता है। मतलब यहाँ से ये जो दूरी होती है इसी को हम इसेंट्रिसिटी बोल देते हैं, क्या, उत्केंद्रता, ठीक है, उत्केंद्र बल या फिर उत्केंद्रता, ये जो डिस्टेंस होती है इसको उत्केंद्रता बोल देते हैं, ठीक है, इसेंट्रिसिटी।
ठीक है। तो ये इस तरीके से हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है कि ये जो मटेरियल है ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस नहीं होने के कारण भी क्या होता है, ये बकल कर सकता है। ठीक है, क्या होता है, ये बकल कर सकता है, ये बकल कर सकता है। होमोजेनियस अगर नहीं है मटेरियल जिससे कॉलम बना हुआ तो भी ये बकल कर सकता है। तो ये 3 कारण होते हैं जिससे क्या होता है, हमारा कॉलम बकल कर सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम की। क्या बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। सबसे पहला उस पर किस तरीके का लोड लग रहा है। अभी हमने आपको बताया तो एक एक्सियल लोड लगता है, एक इसेंट्रिक लोड लगता है, 2 तरीके का लोड लगता है, तो 2 तरह का हमारा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोडेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोड लिख सकते हैं। ठीक है, उस पर लगने वाले भार मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ लोड कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोड कंडीशन, उस पर लगने वाले लोड की दशा के अनुसार। ठीक है, एक तो हमारा हो सकता है एक्सियल लोडेड कॉलम, दूसरा हो सकता है इसेंट्रिक लोडेड कॉलम, इसेंट्रिक लोडेड कॉलम मतलब कि अक्षीय भारित स्तंभ और उत्केंद्रित भारित स्तंभ। ठीक है, हिंदी इसकी हो जाएगी। दूसरा किस बेस पे उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तन्यता अनुपात मतलब कि स्लेंडरनेस रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, तन्यता अनुपात। अब आप पूछेंगे सर स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, तो अभी बात करते हैं, 2 मिनट आप सब्र कीजिए, अभी बात करते हैं कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो इसके भी यहाँ पे हमारे कॉलम 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शॉर्ट कॉलम, ठीक है, क्या शॉर्ट कॉलम, एक शॉर्ट कॉलम कौन सा कॉलम होगा। ठीक है, शॉर्ट कॉलम कौन सा कॉलम होगा, अगर L/K या फिर सिलेंडरनेस जो रेशियो है वो 32 से कम है तो वो शॉर्ट कॉलम कहलाएगी। लेकिन अगर सिलेंडरनेस रेशियो जो हमारा है वो 32 से 120 के बीच में है, ठीक है, मीडियम कॉलम जिसको बोलते हैं, क्या मीडियम कॉलम। अगर सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो 32 से बड़ा लेकिन 120 से कम है तो वो हमारा मीडियम कॉलम कहलाएगा। और थर्ड बात करते हैं लार्ज कॉलम, लार्ज कॉलम। ठीक है, अगर सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो 120 से अधिक हो जाए तो वो क्या होता है, हमारा लार्ज कॉलम कहलाता है। ठीक है, फिर लॉन्ग कॉलम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर। ठीक है, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड डायामीटर। ठीक, लेंथ और डायामीटर के संबंध, ठीक है, के आधार पर डायामीटर सबसे पहला शॉर्ट कॉलम। अब शॉर्ट कॉलम क्या होगा, L जो L की वैल्यू है, लेंथ जो वो लेस देन 30 टाइम्स ऑफ D है। ठीक है, तो वो हमारा शॉर्ट कॉलम कहेगा। लेंथ की जो वैल्यू है वो 30D से कम है। ठीक है, तो हमारा शॉर्ट कॉलम है, फिर छोटा कॉलम कहलाएगा। लॉन्ग कॉलम क्या हो गया,
लॉन्ग कॉलम, एल की वैल्यू जो हमारे 30D से ज़्यादा है तो लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। और मीडियम कॉलम, मीडियम कॉलम इसके बीच में कोई वैल्यू है तो हमारा क्या कहलाएगा, वो मीडियम कॉलम कहलाएगा। ठीक है, 8 गुने से 30 गुने के बीच में है, मतलब कि एल की जो वैल्यू है वो 8D से 30D के बीच में कोई है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मीडियम कॉलम कहलाता है। ठीक, ये 3 हो गए। अब चौथा हमारा क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशन। ठीक है, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशन। ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशन, मतलब कि उसका जो सिरा है, एंड कंडीशन। एंड कंडीशन मीन्स ये कोई कॉलम है, ये फिक्स है या फिर पिन है या फिर रोलर लगा हुआ है, किस मतलब कि क्या कंडीशन, उसकी सिरे पर कौन सा जॉइंट है, उसके बिहाफ पे सबसे पहला। ठीक, इस पे 4-5 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो हो जाएगा हमारा बोथ एंड हिंज्ड, ठीक है, या फिर पिन जॉइंटेड। बोथ एंड हिंज्ड, इसी को या फिर पिन जॉइंटेड बोलते हैं। क्या, पिन जॉइंटेड कॉलम, बी, ये होगा पिन जॉइंटेड। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है वन एंड फिक्स एंड अदर इज फ्री, मतलब कि जैसे हमारा कैंटिलीवर होता है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, जैसे हमारा कैंटिलीवर बीम होता है। ठीक है, सी, दोनों पे क्या हमारा फिक्स हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारा हो सकता है कि वन एंड फिक्स होता है और अदर हिंज हो सकता है। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड, ये हो सकता है। फिर डी हमारा क्या हो सकता है, बोथ एंड आर फिक्स्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो ये टाइप्स ऑफ कॉलम हो गया। ठीक है, इतना आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ डेफिनेशंस बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया ना, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, कुछ डेफिनेशंस। बकलिंग लोड क्या होता है। ठीक है, बकलिंग लोड हमने आपको बता दिया है, वह लोड जिस पर, वह मैक्सिमम लोड जिस पर क्या होता है, कोई भी कॉलम बकल कर जाता है, वो बकलिंग लोड कहलाएगा। ठीक है, ये होगा बकलिंग लोड। क्रिटिकल लोड, वही क्रिटिकल लोड भी हो जाता है, मतलब कि जिस पे कॉलम फेल हो जाता है वही क्रिटिकल लोड कहलाएगा। ठीक है, ये होगा क्रिटिकल लोड या फिर बकलिंग लोड। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो बकलिंग लोड और डिवाइड बाई बोल सकते हैं कि वर्किंग लोड। ठीक है, बकलिंग लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड। ठीक है, या फिर सेफ लोड बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के यहाँ से आता है। अब बात करते हैं किसकी, जो मेन हमारे पास होता है। क्या, सबसे पहले बात करते हैं लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब कि क्या होता है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या या फिर घूर्णन त्रिज्या, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब कि न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। अब ये क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा से कोई भी
अगर हम सेक्शन लेते हैं, कोई भी मेंबर हमारे पास है, उस मेंबर का डेफिनेशन क्या एग्जाम बुक में क्या दिया गया है कि कॉलम की काट की अक्षों पर न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण और कॉलम की काट के क्षेत्रफल ए, ठीक है, के अनुपात के वर्गमूल को न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर किसी काट का क्षेत्रफल ए है और अगर किसी काट का क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास ए होता है, ठीक है, कोई काट का क्षेत्रफल ए है तथा उस काट के बेस से दूरी, उस काट के सीजी की बेस से दूरी के स्क्वायर को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन प्राप्त होता है। ये डेफिनेशन एक तरह से कभी कभी लिखा जा सकता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं एग्जाम्स में इस डेफिनेशन को भी कि यदि किसी मेंबर या फिर यदि किसी काट का क्षेत्रफल ए तथा मतलब देखिए क्या लिख सकते हैं, किसी काट के क्षेत्रफल ए तथा उस काट के सीजी के बेस से दूरी, ठीक है, किसी एक्सिस से, ठीक है, एक्सिस से उस काट के सीजी तक की दूरी के स्क्वायर करके अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं, देखिए क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होता है ए के स्क्वायर, तो यहाँ से के क्या होता है हमारे पास, यही लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, तो I बाई ए का रूट, तो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन जिस पर्टिकुलर सेक्शन का हम निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तथा एरिया के अनुपात के वर्गमूल को, ठीक है, किसी काट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तथा उस काट के एरिया के अनुपात के वर्गमूल को लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का। ये लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया I इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, ठीक है, क्या I इज इक्वल टू ए के स्क्वायर। ये जो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन था ये मिनिमम हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। और क्या होता है, नेक्स्ट हम बात करें स्लेंडरनेस रेशियो, क्या स्लेंडरनेस रेशियो। अब स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ठीक है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी कॉलम की एक्चुअल लेंथ या फिर इसको प्रभावी लेंथ तथा उस काट के सीजी पर न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, किसी काट के इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, क्या किसी मेंबर या फिर किसी सेक्शन के इफेक्टिव लेंथ तथा उस काट के सीजी पर न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या मतलब कि लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, उसको क्या स्लेंडरनेस रेशियो बोल देते हैं। आप स्लेंडरनेस रेशियो को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाई के। एल क्या होता है, एल इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सेक्शन एंड लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, रेशियो बिटवीन या फिर रेशियो बिटवीन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द section and radius gyration of that section is equal to slenderness ratio या फिर इसका slenderness ratio। ये हमारे पास होता है slenderness ratio का फॉर्मूला। अब यही चीज, ठीक है, क्या होता है, इसी को अभी हमने बता के स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू होती है वो अगर 32 से कम है तो शॉर्ट कॉलम, 32 से ज़्यादा और 120 से कम है तो मीडियम कॉलम, और 120 से ज़्यादा अगर स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा की वैल्यू या फिर SR जिसको हम बोल देते हैं उसकी वैल्यू, तो वो हमारे पास लॉन्ग कॉलम हो जाता है, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन रही, ठीक है। अब एक आता है फॉर्मूला, कौन सा, आयलर्स फार्मूला। आयलर फार्मूला जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, कॉलम से कुछ आए ना आए, के टाइप्स आए या ना आए, और आप सभी का कॉलम के टाइप पूछे या फिर कॉलम क्या होता है ये डेफिनेशन पूछे ना पूछे, लेकिन 10 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स से आना ही आना है, चाहे वो आयलर्स फार्मूला पे आ जाए, चाहे वो किपलिंग लोड का फार्मूला पे आ सकता है, ठीक है, चाहे रैंकाइन फार्मूला पे आ जाए, आयलर फार्मूला या फिर रैंकाइन फार्मूला, यहाँ से एक क्वेश्चन आप सभी का फिक्स आना ही आना होता है, ठीक। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा
और क्वेश्चन भी आप सभी इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आयलर्स फॉर्मूला P, ठीक है, इसी को 3 नामों से जानते हैं, ठीक है। एक तो लिखते हैं PB या P सिग्मा या PC, ठीक है, 3 चीज़ों से प्रदर्शित करते हैं। अब सॉरी PE, अब आप जो भी लिखना चाहें आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला अगर बात करें पाई स्क्वायर EI अपॉन में L इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है आयलर्स का फॉर्मूला, ठीक है। आयलर का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब E क्या होता है? यंग मॉडुलस होता है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, L इक्विवेलेंट लेंथ है, फिर इफेक्टिव लेंथ, और ठीक है, तो ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव लेंथ हमको ज्ञात करना होता है, ठीक है। क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ हमको ज्ञात करना होता है, तो वो क्या करते हैं, हम एक्चुअल लेंथ के अकॉर्डिंग इफेक्टिव लेंथ ज्ञात करते हैं। अब इफेक्टिव लेंथ अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग होता है। अभी हमने कॉलम पढ़ा है आपको 4 कंडीशन के बिहाफ पे, ठीक है, एंड कंडीशन के बिहाफ पे 4 प्रकार के कॉलम पढ़ा है। तो उसी तरह से क्या होता है, एल इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास होती है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर पहले पढ़ा हमने आपको बोथ एंड आर हिंज्ड, अगर दोनों पे क्या होगा, हिंज्ड होगा, या फिर पिन जॉइंट जो जिसको हमने आपको पढ़ा है, तो उसके केस में क्या होगा, एल इफेक्टिव बराबर एल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा, एक एंड तो क्या है हमारा पिन है, ठीक है, एक एंड क्या सॉरी एक दूसरा हमने आपको पढ़ा कि एक एंड फ्री है, दूसरा फिक्स्ड है, मतलब कि एक तरह से कैंटिलीवर के केस में, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 2L हो जाएगा, 2L। इसके लिए क्या है, दोनों पे क्या है, पिन है, ठीक है। और इसके लिए अगर बात करते हैं तो एक तो फिक्स है, दूसरा फ्री है, ठीक है। और तीसरा हमने आपको क्या पढ़ाया, एक पे क्या है, फिक्स है, और दूसरे पे हिंज है। एक पे फिक्स है, और दूसरे पे हिंज है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव इक्वल टू एल बाई √2, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। और अगर दोनों एंड पे क्या है, फिक्स है, ठीक है, हाँ, अब दोनों एंड पे फिक्स बच रहा है, तो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू L बाई 2। ये कब के लिए, जब दोनों एंड पे क्या है, फिक्स है, तो ठीक है। ये 4 एंड कंडीशन होती हैं, ये 4 एंड कंडीशन आपको याद रखना जरूरी है, कहीं भी आप जाते हैं तो आपका ये काम जरूर आएगा, ठीक है। अब इसी कंडीशन पे क्या होगा, ये चेंज होता चला जाएगा, ये स्मॉल एल, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या होगा, ये यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी हमेशा। ये चीज़ आप याद रखेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे कौन सा एंड कंडीशन दिया गया, ये दिया गया, ये या फिर ये कौन सा एंड कंडीशन दिया गया, अगर ये आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो होगी हमेशा गलत आएगी और क्वेश्चन आप सभी का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आयलर्स फार्मूला। अब आयलर्स फार्मूले का कुछ एजम्पशन भी है, ठीक है। किपलिंग स्ट्रेस यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए आता है, ठीक है, तो वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर बात करते हैं किसकी, आयलर्स फार्मूला के कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं, ठीक है। एजम्पशंस, इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आप सभी के मन में रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको, ठीक है, जिससे कि हमें पता चले क्या चीज़ें मिस्टेक हो रही, कहाँ पे आपको कम समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की जाएगी आप सभी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से जंक्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जंक्शन कॉलम, ठीक है, आरंभिक अवस्था में बिल्कुल स्ट्रेट तथा समरूप होना चाहिए, ठीक है, पहला एजम्पशन। कॉलम क्या है,
स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है, स्ट्रेट होना चाहिए लोड लगाने से पहले, ठीक है। लोड लगने से पहले क्या होगा, कॉलम हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। ये पहला जंक्शन हो गया। दूसरा जंक्शन क्या होगा, कंप्रेशन लोड काट के गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, ठीक है, मतलब कि एक्सियल लोडेड होना चाहिए। लोड जो है वो एक्सियल लगना चाहिए। तीसरा क्या है कि जो कॉलम है वो होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। फोर्थ जो कहता है कि कॉलम, ठीक है, उसका सेल्फ वेट नेग्लेक्ट कर देना है। सेल्फ जो खुद का भार कॉलम का वो नेग्लेक्ट कर देना है, मतलब कि उसको काउंट नहीं करना जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पांचवा क्या कहता है कि कॉलम पर जो लोड लग रहा है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, समानुपातिक सीमा के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जो लोड इज अंडर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, मतलब कि समानुपातिक सीमा के अंदर होना चाहिए जो लोड लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, जब आप बनाएंगे माइल्ड स्टील का कर्व बनाएंगे तो वहां पे ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हमारे पास हो जाता है कि जो हिंज सिरे होते हैं वो घर्षण रहित तथा बद्ध सिरे दृढ़ होनी चाहिए, ठीक है। हिंज जो सिरे हैं वो फ्रिक्शन लेस होने चाहिए, फ्रिक्शन लेस, और जो फिक्स्ड एंड है वो रिजिड होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, एजम्पशंस है किसके, आयलर्स के, ठीक है। जो आयलर्स फार्मूला है वो उसके एजम्पशंस हैं, ये 6 एजम्पशंस है, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन समझ के आ सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है रैंकाइन गार्डन फार्मूला। क्या, रैंकाइन, ठीक है, गार्डन फार्मूला, ठीक है। अब ये फार्मूला भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, जो वैसे पूछा नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेता है, चूंकि कैलकुलेटर लागू होता है एग्जाम में इसलिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। कौन सा फार्मूला, रैंकाइन गार्डन फार्मूला। रैंकाइन गार्डन फार्मूला, ठीक है। अब रैंकाइन गार्डन फार्मूला क्या होता है, डायरेक्टली हमारे पास क्या होता है, रैंकाइन गार्डन फार्मूला 1/PR, ठीक है, 1/PR इक्वल टू 1/PE प्लस 1/PCR, आयलर्स लोड प्लस क्रिपलिंग लोड, ये फार्मूला हमारे पास निकल के आता है। लेकिन अगर कंप्लीट फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, PR इज इक्वल टू, ठीक है, रैंकाइन गार्डन फार्मूला इज इक्वल टू क्या, FC इंटू A अपॉन में 1 प्लस FC बाई पाई स्क्वायर E और इनटू L/K, मतलब कि लैम्डा का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास होता है रैंकाइन गार्डन फार्मूला। क्या, ये फार्मूला हमारे पास होता है रैंकाइन गार्डन फार्मूला। अब यहाँ पे क्या होता है, जो FC बाई पाई स्क्वायर E होता है, इसी को A शॉर्ट में लिखते हैं, इसी को लैम्डा लिख देते हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाता है, PR इज इक्वल टू FC इंटू A अपॉन में 1 प्लस A लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला फाइनली हमारे पास निकल के आता है। ए क्या होता है, रैंकाइन गार्डन कोफिशिएंट होता है, ए रैंकाइन गार्डन कोफिशिएंट होता है। लैम्डा क्या होता है, हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो हमारे पास लैम्डा हो जाता है, ठीक है। अब ये जो होता है, ए की वैल्यू एग्जाम में दिया रहता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अक्सर दिया रहता है, ए की वैल्यू जो है एग्जाम में दिया रहता है,
ठीक है। ये किसके बिहाफ पे निकालते हैं, जो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है उसके बिहाफ पे हमारा ए की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए अलग होता है, HYSD के लिए अलग होता है, मतलब सबके लिए हमारे पास जितने भी स्टील्स होते हैं उनके लिए अलग अलग हमारे पास ए की वैल्यू, रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग हमारे पास होती है। तो ये रहा कॉलम एंड स्टेट। ठीक है, तो ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और ये इस चैप्टर से क्या होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपकी जितना हमने आपको पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फटाफट 2 चैप्टर बचा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ट्रस, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट भी आप सभी का खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट का मोमेंट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, वस्तुओं के इस गुण के कारण जिसके कारण वे स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम इनर्शिया बोलते हैं। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात एक ही होती है। ये क्या होता है, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण। ठीक है, ये एक मोमेंट किसी मेंबर की प्रॉपर्टी होती है, वस्तु के मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि मतलब कोई वस्तु है उसके चारों ओर घूमता हुआ वह गुण, मतलब कि किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई, ये एक एक्सिस है, इसके चारों ओर घूमती हुई, ठीक है, कोई मेंबर है उसका वह गुण। ठीक है, वह गुण जो उसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, वस्तु का घूर्णन अक्ष के परितः जड़ तो आघूर्ण कराता है। ठीक है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हम बताते नहीं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट बात करें सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब हम मास लेते हैं। ठीक है, आई बराबर क्या मास क्या होता है, mk²। मास मोमेंट, मोमेंट क्या होता है, ठीक है, ये कोई हमारे पास बॉडी है, ठीक है, जिसका एरिया a है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, k है। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, मोमेंट हो जाएगा a k। ठीक है, मोमेंट क्या हो जाएगा, a k, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा a k। अब इसका फिर से एक बार डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाता है। ठीक है, एरिया इंटू k², ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर मास कंसीडर करते हैं तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया कंसीडर करते हैं तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं। ठीक है, अब रेडियस ऑफ गायरेशन वही फिर हो गया, ये किसी घूर्णन अक्ष की परिता, किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या k, ठीक है, अक्ष से मापी गई वह दूरी है जिसके वर्ग को यदि पिंड के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन हो जाएगी मोमेंट, देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन के भी हम थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन बता रहे थे कि मोमेंट ऑफ आई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तथा एरिया के अनुपात के वर्गमूल को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन बोल देते हैं। और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि तो घूर्णन अक्ष के परिता पिंड के, किसी पिंड के परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या मतलब कि k, ठीक है, जो परिभ्रमण त्रिज्या वही तो हमको ज्ञात करना, परिभ्रमण त्रिज्या रेडियस ऑफ गायरेशन के होता है अक्ष से मापी गई वह दूरी होती है। ठीक है, एक्सिस, किसी एक्सिस से मापी गई वह दूरी होती है जिसके वर्ग को, ठीक है, जिसके वर्ग को अगर उसके द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देता है। ठीक है, ये कहने का मतलब इसका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √I/m, या फिर अगर m की जगह पे a ले लेते हैं तो √I/a हो जाएगा। तो ये लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाता है। ठीक है, फिर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है। फिर अगर बात करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा अंदर इसमें हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिससे क्या हम यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक, जो पैरेलल एक्सिस होता है, ठीक, जैसे क्या होगा, अब
ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई, ठीक है। और हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी, इसके अबाउट सी जी का हमको पता है, क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एरिया ए है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो h है। तो क्या करेंगे हमको, अगर इसका अब इसके पैरेलल है ये ए बी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे, सी जी आई ए बी इज इक्वल टू आई सी जी प्लस ए एच स्क्वायर, ये हमारे पास होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं, पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं तो वो क्या होता है, आई एक्स एस आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये हमारे पास होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर, ठीक है। अब डिफरेंट सेक्शन के लिए अलग अलग हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन का बी एच क्यूब अपॉन में 12, अब ये कैसे आता है, ये अभी यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना, जब कभी आप हायर डिग्री लेने जाएंगे, जैसे बीटेक करने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे को ये पढ़ाया जाएगा अच्छे से कैसे ये चीज़ आती है, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे हमने बात किया रेक्टेंगुलर सेक्शन का बी एच क्यूब बाई 30 सॉरी बी एच क्यूब बाई 12, और ट्रायंगुलर का बात करते हैं तो बी एच क्यूब बाई 36, ऐसे ही सर्कुलर का बात करते हैं तो पाई डी पावर 4 बाई 64, इस तरीके से हमारा डिफरेंट सेक्शन का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है, ठीक है। तो कुछ का आपको पता होना चाहिए, जैसे रेक्टेंगुलर का हो गया, ट्रायंगुलर का हो गया, सर्कुलर का हो गया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए 2-3 का, ठीक है। बाकी जो होता है आप उसको जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, ठीक है। हॉलो अगर की बात करते हैं तो d1 माइनस d2 हो जाएगा, मतलब d रेज़ टू पावर 4 माइनस, अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी लेते हैं जिससे क्या होगा, खोखला अगर हो जाएगा, ठीक है, हॉलो सेक्शन हो जाएगा, तो ये कैपिटल डी हो गया और ये स्मॉल डी हो गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया सर्कुलर का पाई डी टू द पावर 4 अपॉन में 64, तो यहाँ पे डी की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4, ठीक है। इसी तरीके से हमारा रेक्टेंगुलर के लिए भी हो जाता है, इसी तरीके से हमारा ट्रायंगुलर के लिए भी हो जाता है, ठीक है, अगर हॉलो सेक्शन होता है तो, ठीक है। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, कोई भी सेक्शन हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल, उसको आप जरूर लगा के चाहिएगा, जहाँ से आपसे एक एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कुछ फिक्स चैप्टर होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक सुना होगा हमको अच्छे से, तो हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बता दिए आंसर के एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चलिए ट्रस बात कर लेते हैं, जिसको कैंची बोल देते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ट्रस एंड फ्रेम, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ नहीं है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है और न्यूमेरिकल, ये 3 चीज़ आपको पढ़ना है। और ये जो डेफिनेशन है, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, परिवर्तन त्रिज्या जिसको बोलते हैं, और स्लेंडरनेस रेशियो, ये आपको पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रस एंड फ्रेम, ठीक है। अब टाइप ऑफ ट्रस, ठीक है, क्या अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। फ्रेम की बात करते हैं, अब ये कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम। अब फ्रेम की अगर बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, परफेक्ट फ्रेम हमारे पास होता है और एक इम्परफेक्ट फ्रेम होता है, ठीक है। अब परफेक्ट फ्रेम, परफेक्ट फ्रेम का मतलब क्या है, ठीक है। परफेक्ट फ्रेम का मतलब वो ये होता है नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर n इज इक्वल टू 2j-3, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर जो है वो ज्वाइंट के दुगने से अगर 3 माइनस करते, 3 यहाँ पे क्यों माइनस कर रहे हैं, 3 यहाँ पे इसलिए माइनस कर रहे हैं चूंकि 3 हमारे पास क्या होती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 3 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 3 इक्विलिब्रियम हमारे पास इक्वेशन होती है। जैसे क्या होता है, कोई फ्रेम है, ठीक है,
कोई फ्रेम मान लेते हैं, ठीक है। अब ये पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट मेंबर है या फिर इम्परफेक्ट मेंबर है, ठीक है। मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मेंबर हो गया। 10 मेंबर बराबर 2j, कितने जॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 जॉइंट, 6 दूनी 12 माइनस 3, तो 10 बराबर 9, मतलब कि ये एक इम्परफेक्ट मेंबर हो गया, ठीक है। इम्परफेक्ट मेंबर हमारे पास ये हो जाता है। इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। अगर ये बराबर 10 बराबर 10 आ जाता तो ये परफेक्ट मेंबर हो जाता, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये परफेक्ट फ्रेम का होता है, ठीक है। क्या ये परफेक्ट फ्रेम का फॉर्मूला हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इम्परफेक्ट फ्रेम, ठीक है, जिसको हम ट्रस भी बोलते हैं। अब इम्परफेक्ट फ्रेम हमारे पास दो तरीके से होता है, ठीक है। इम्परफेक्ट फ्रेम, अब ये दो तरीके का होता है। दो तरीके कौन कौन सा होता है? एक तो हमारे पास होता है डेफिशिएंट फ्रेम, ठीक है, और दूसरा रिडंडेंट फ्रेम, ठीक है। डेफिशिएंट फ्रेम, डेफिशिएंट मतलब क्या हो जाता है? ये होता है अभाव ढांचा, ठीक है। क्या अभाव ढांचा? एक होता है रिडंडेंट फ्रेम, अभाव मतलब कि कम है, मतलब कि n की वैल्यू 2j-3 से कम है, तो ये रिडंडेंट फ्रेम, सॉरी डेफिशिएंट फ्रेम, अभाव ढांचा। और अगर ज़्यादा है तो ये रिडंडेंट फ्रेम हो जाएगा 2j-3 से, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रेम आते हैं, कभी कभी इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसकी बात अगर कर लेते हैं 2j-3 की, अभी जो आया था ये हमारे पास रिडंडेंट फ्रेम का एग्जांपल था, जो अभी हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रेम कितने होते हैं? अब अगर बात करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द सपोर्ट्स, ठीक है, ऑफ द बीम एंड ट्रस, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्रस में, कैसे मेंबर फाइंड आउट करते हैं, कैसे लोड को फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? एक तो बो नोटेशंस करके होता है, ठीक है, मेथड्स टू फाइंड लोड्स ऑन सपोर्ट। एक बो नोटेशन, नोटेन, दूसरा बाय ज्वाइंट मेथड, और तीसरा बाय सेक्शन मेथड। ये तीन हमारे पास होते हैं, बाय ज्वाइंट मेथड, बाय सेक्शन मेथड। ये दोनों के बारे में आप थ्योरी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत आपको नहीं है, थ्योरी पढ़ के आप जाएंगे तो ये दोनों से क्वेश्चन आप सभी के बन सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा रहा आप सभी का स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई भी अगर कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आप सभी का कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है 7080230152, इस पर आप व्हाट्सएप करके हमसे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप जो आप सभी का कमेंट बॉक्स है वो खुला हुआ है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपसे को जो वीडियोस है उसके लिंक भी मिल जाएंगे इस समय पर, और आपसे भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे से
आज के इस तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जिससे कि आप सभी को जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो धन्यवाद, थैंक यू।